सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। आज मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपको बहुत खुशी से गुड मॉर्निंग कहूँ या आपसे कुछ अच्छी बात करूँ, कि मैं आपसे कहूँ कि कैसा रहा आपका दिन, आज की सुबह बहुत अच्छी है। ये वो आज अंदर से दिल नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है हमारी एक बहन राबिया की, एक माँ की दुहाई, एक सफ़ेद पोश बाप की बेबसी, ये सब हम देख के हम कैसे सुकून से बैठ सकते हैं, हम कैसे चैन की सांस ले सकते हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है। हमारी बहन राबिया जिस तरह से उसने वीडियो पैगाम जारी किया है सोशल मीडिया पे, कितनी दर्द भरी आवाज़, और ये सिर्फ एक औरत नहीं है, ये सिर्फ एक माँ नहीं है, आपकी भी औलाद है, मेरी भी औलाद है। और जब माँ अपने बच्चों को सही से एक खुराक ना खिला सके तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, ये बात मैं और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। राबिया ने सिर्फ एक हिम्मत की, उसने एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की, लेकिन यकीन जाने ये एक अकेली माँ नहीं है। ऐसी कितनी राबिया हमारे माशरे में इस वक्त इन तकलीफ से गुजर रही होंगी, इन मसाइल का सामना कर रही होंगी। ये तो रही राबिया की बात कि जो इतनी परेशान है कि उसके बच्चे की दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है, जिसमें आटा, दाल, चीनी अभी उसने ग्रोसरी में ख़रीदी नहीं है, लेकिन इतना बिल उसका बढ़ गया है तो वो क्या खाए, क्या बच्चों को खिलाए, दवाइयाँ कैसे पूरी करे। उसके आप बात चलें जी, आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में गुर्बत के हाथों मजबूर बाप ने अपनी 2 बेटियों का गला घोंट कर खुदकुशी कर ली, हालत से तंग आकर खुदकुशी की है। आप सोचें, एक बाप अपनी 2 बेटियों का गला दबाकर खुद मार रहा है और फिर खुदकुशी कर रहा है, वो क्या आलम में मुब्तला होगा, किस तकलीफ में वो मुब्तला होगा, किस कर्म में वो मुब्तला होगा। कि आप देखिए, आप ये लेटर देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिस उस बाप ने जो ख़त लिखा है, किस तकलीफ में कि उसके पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं बचा, उसने मौत को गले लगा लिया। इसका जवाब कौन देगा यार? अल्लाह के पास भी तो जाने, हमें अपनी कब्रों में भी जाना है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो हालिया दिनों दालों की कीमतों में एक हफ्ते में 50 रुपए बढ़ गए हैं। एक हफ्ते के दौरान ही सिर्फ 50 रुपए बढ़ गए हैं, और माहिरीन का कहना है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट अब 30% तक जा चुका है। खुदा का खौफ करें, हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? आप हुकूमत हैं, आप अपने आवाम के जवाबदेह हैं, अल्लाह के आगे आपको जवाब देना है। आपने इन तमाम चीज़ों का जवाब देना है कि आपकी आवाम बेयारो मददगार तकलीफ में गुजार रही है, भूखे पेट सो रही है। आप बातें करते हैं मुसलमान रसूल की, और आपके अंदर से एक डर खौफ ही ख़त्म हो चुका है कि आपने कुछ नहीं करना, किसी की मदद भी नहीं करनी, किसी को सब्सिडी भी नहीं देनी। इनफैक्ट जो चीज़ें थी आपने सारी सहूलियात ख़त्म कर दी हैं। हुकूमत को कोई तवज्जो नहीं है तमाम चीज़ों से। हुकूमत लगी है जी सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर है, सिर्फ इंतकामी कार्रवाई। यहाँ पकड़ करो, ये इसको पकड़ो, इसको जेल में डालो, आधी रात को वहाँ छापा मारो, उसको घर से उठा लो, वो चैनल बंद कर दो। ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाम का जवाबदेह कौन होगा? आवाम पे भी थोड़ी तवज्जो दीजिए। आप लोगों को गद्दार करार देने में लगे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसका आप लोगों ने लोगों को गद्दार करार दिया, जिसका जिक्र कल इमरान खान ने अपनी स्पीच पे भी कर दिया है। ठीक है, आपकी अपनी सियासत की चीज़ें चल रही, तंजीम चल रही है, आपने एक मुहिम चलाई हुई है, आप लोग बदला ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन अपनी आवाम पे तो नजरसानी करें। आवाम की तकलीफ को थोड़ा सा ख्याल रखिए कि आवाम किस कर्ब से गुजर रही है। लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, बच्चे बेचारे भूखे बिलबिला रहे हैं, सैलाब की सूरत हाल आई हुई है। उस पर तो बलूचिस्तान की इतनी बुरी हालत हुई हुई है, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन जैसे ही ये सूरत हाल हुई इमरान खान के लिए, उस पर आपने एक दिन में 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये सब क्या है? इस बारे में हम मजीद अपने शो में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं एक बड़ी खबर पर। लोग परेशान हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत तक किसी माँ की दुहाई पहुंच ही नहीं रही है, ना सफ़ेद पोश बाप की रुसवाई पहुंच रही है। शहबाज सरकार की तवज्जो अवामी मसाइल से ज़्यादा सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर है। राबिया के सवालों और अतीक के घर वालों की जिंदगियों का जवाब देने को कोई तैयार नहीं। एक और तमगा सीने पर सजाया, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम ऊंचा करके दिखाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले इनाम बट आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे।
कश्मीर में क्रिकेट का जश्न, क्रिकेटर्स KPL की तैयारियों में मगन। कश्मीर प्रीमियर लीग में 2 दिन बाकी, 13 अगस्त से इवेंट का आगाज होगा। और ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। रक्षा ड्राइवर हाशिर बलोच की आवाज़ की धूम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जिस तरह के प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि हुकूमत अपनी सारी तवज्जो सिर्फ अवामी मसाइल के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों पर दे रही है और एक बार फिर वही गलतियां दोहराई जा रही हैं जो हमने माजी में करते हुए उन्हें देखा है, जिसका जिक्र कल इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर में किया। हुकूमत की कोशिश सिर्फ यही चल रही है फ़िलहाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़वा दिया जाए। ठीक है, ये बात ठीक है। ये आप जब सियासत में होते हैं तो दोनों तरफा आप सोचते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, कुर्सी के लिए इस वक्त क्या है। हम जिसको हमेशा कहते हैं कि इट्स अ डर्टी पॉलिटिक्स, बल्कि मैं कहूँगी डर्टी नहीं, इट्स रियली फिल्थी पॉलिटिक्स। कुछ भी कर गुजरते हैं, अब आपने नहीं सोचना कि होना क्या है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि इंटरनेशनली हमारे मुल्क की इमेज क्या बिल्ड हो रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम ख़त्म हो रहे हैं। इंटरनेशनली अगर आप बात करें, राउटर पे ये सब चीज़ें चल रही हैं रॉयटर्स के ऊपर कि एक फेमस प्राइवेट चैनल है उसको बंद कर दिया गया है जी। क्यों बंद कर दिया गया है जी? क्योंकि हुकूमत को पसंद नहीं आ रहा वो लोग जो बात कह रहे हैं। ठीक है, वैसे कहाँ की एक इंसाफ है, या अगर मैं एक नॉर्मल एक लेमैन की हैसियत से भी सवाल करूँ तो ये चीज़ समझ में आती है कि अगर कोई गेस्ट किसी चैनल पे बैठ के, या कोई भी पॉलिटिकल आप कह सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन आके किसी भी चैनल पे कोई बात करता है, अपना एक मौक़िफ़ पेश करता है, तो वो उसका नज़रिया है, इसमें चैनल का कोई कसूर नहीं है या चैनल इसका कसूरवार नहीं है, ना कि आप उसके न्यूज़ डायरेक्टर को, न्यूज़ कंट्रोलर को या फिर उस चैनल को बंद कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, फिर ये भी कहा जा रहा है कि पैमरा ने कहीं से नहीं कहा कि वो आप चैनल बंद कर दें, बल्कि वो चैनल खुद से बंद हुआ है, उसको फौरी तौर पे बहाल करने की भी तजवीज़ दी जा रही है कि जी अदालत आ गए, सिंध हाई कोर्ट का नोटिस आ गया कि जी फ़ौरन आप चैनल्स बहाल कर दें, लेकिन वो भी नहीं किए जा रहे। हुकूमत अपनी मर्जी सब कुछ कर रही है, जो लोग उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो सोशल मीडिया पे कोई भी एक कैंपेन रन कर रहे हों, उनको पकड़ धकड़ की जा रही है, उनका मुँह बंद किया जा रहा है। जब आप इक़्तिदार में नहीं थे तो आप लोग ये बात कहते थे कि जी आज़ादी सहाफ़त का गला ना घोटें, हमारा सहाफ़ी आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है, मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए, पूरी आज़ादी देनी चाहिए। लेकिन जब आज आप इक़्तिदार में आए हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है जी कि आप आज़ादी सहाफ़त का गला घोटना, तो खैर मैं कहूँगी तो ख़त्म ही हो चुका है, आपने आज़ादी सहाफ़त का कत्ल कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कोई अपनी मर्ज़ी से बोल नहीं रहा है, किसी सहाफ़ी को अपनी मर्ज़ी से उनकी आवाज़ नहीं उठाने दे रहे, कोई तज्ज़ियाकार कोई भी तज्ज़िया नहीं कर सकता अपनी मर्ज़ी, आपके हक़ में बोल रहा है तब तक ठीक है, जब वो ना बोले तो ना सही। तो ऐसा क्या है, यानी क्यों आप अपने मफाद के खातिर दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खैर फिलहाल हमारे शो में आगे मज़ीद और भी बहुत कुछ है आपसे दिखाने के लिए, आपसे बताने के लिए, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स की। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान मेडल पे मेडल जीत रहा है, चाहे वो वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज़ हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो, दोनों इवेंट में ही मुल्क की नुमाइंदगी की है हमारे हीरोज़ ने। और अभी हमारे यहाँ जीत के लेके आए हैं इनाम बट सिल्वर मेडल। पाकिस्तान का उन्हें नाम रोशन कर दिया है दुनिया भर में और पूरी दुनिया भर में उन्होंने हमारा सब्ज़ हलाली परचम सर बुलंद करके दिखाया। अगस्त का महीना चल रहा है, 14 अगस्त है और हमारे लिए तो वैसे ही अवार्ड आ गया क्योंकि हमारे पाकिस्तानी स्टार्स दोनों इवेंट में इनाम जीत के आए हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं इनाम बट, उनसे हम बात करेंगे, सवाल भी करेंगे और पूछेंगे कैसा लग रहा है उनको। और आखिर गुजरावाला की जब बात आती है तो ये लोग कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, मुझे ये भी उनसे सवाल करना है। खैर इनाम बट हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इनाम बट एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। सबसे पहला सवाल आपके लिए मेरे पास है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने सिल्वर मेडल विन किया है। और जब आपको एक तो मुल्क के लिए खेलना, फिर उस पर मेडल हासिल करना, कैसा फील कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा मलाल है कि गोल के इतने करीब थे लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल शो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के फजलो करम के साथ कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता, फर्स्ट
3 फाइटें मैंने विन की, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड नहीं जीत सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कॉमनवेल्थ का मुकाबला होता है, पूरी दुनिया के टॉप 72 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इन कंट्रीज़ में इतने बड़े लेवल पर कम्पीट करना और फिर सिल्वर मेडल जीतना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े फ़ख्र की, बहुत बड़े शुक्र का मुकाम है। बिल्कुल गोल्ड मेडल होता तो वो ज़्यादा खुशी थी उसकी कि मैं अपने मुल्क का तराना भी जो है वहाँ पर सुनता। लेकिन चले, मैं समझता हूँ कि गोल्ड मेडल ना सही सिल्वर मेडल मिल गया, तो ये मेडल चलिए जी, कोई बात नहीं, गोल्ड मेडल नहीं, सिल्वर मेडल ही से। अच्छा, कुछ अपनी फाइट के बारे में बताइए कि हुआ क्या था एक्चुअली, कहाँ पे थोड़ी सी कुछ आपको लगा हो कि कोई चूक हुई है, क्योंकि 2010 में आप ऑलरेडी गोल्ड मेडल ला चुके हैं, उसमें आपने इंडियन ओपोनेंट को हराया था, तो डेफिनेटली प्रेशर तो होगा इस दफ़ा ज़्यादा कि लास्ट टाइम गोल्ड 2010 में लेके आया हूँ, तो इस दफ़ा भी अच्छी परफॉर्मेंस रहे। जी बिल्कुल, फाइनल का मुकाबला तो किसी भी इवेंट का हो बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला होता है और फाइनल में पहुंचने से पहले मैंने 3 खिलाड़ियों को हराया। स्कॉटलैंड के खिलाड़ी को मैंने हराया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को मैंने नॉकआउट किया सेमीफाइनल में। और अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल के दौरान मेरे घुटने में मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा और बिल्कुल उसके 1 घंटे के बाद ही हमारा फाइनल का मैच था, जिसमें मुझे टाइम नहीं मिल सका और मैंने वो इंजरी के दौरान ही अपनी फाइट को कंटिन्यू मुझे करना पड़ा और उसी दर्द के साथ मैं खेला। और इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट थी और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैं 2010 में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीत चुका हूँ, इंडियन खिलाड़ी को हराया था। 2016 में भी मैंने गुवाहाटी के मुकाम पर भी इंडियन खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता, 2018 में भी हराया। तो मैं समझता हूँ कि जीत और हार खेल का हिस्सा है। आपने अपना 100% देना होता है, आपकी कोशिश ये होती है कि आप अपने मुल्क के लिए मैक्सिमम करें और प्रेशर कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि इतना होता है, क्योंकि आपने एक एफर्ट की होती है, दुआ आपके साथ पूरे पाकिस्तान की होती है, तो आपने बस अपना 100% देना होता है। और इस इंजरी में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100% दिया। फिर जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ था वो हमें मिला, सिल्वर मेडल बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, इस सिल्वर मेडल को इंशाल्लाह गोल्ड में बदलेंगे। नाम बट ये तो मैं कहूँगी कि इट्स ब्रिलियंट कि आप में इंजरी के बाद भी आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आप सिल्वर मेडल जीत के लेके और डेफिनेटली हार और जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, बट स्टिल आप हमारे हीरो हैं और हमारे तो आप ही विनर हैं। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए 8 मेडल्स में से 6 का ताल्लुक तो वापडा से ही है, तो वापडा को इस जीत का कितना क्रेडिट देंगे आप, और ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो वापडा प्रोवाइड कर रहा है कि उनके ही एथलीट्स टॉप कर रहे हैं सारे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा इवेंट कॉमनवेल्थ और उसमें टोटल पाकिस्तान 8 मेडल जीतता है, जिसमें से 6 का तल्लक पाकिस्तान वापडा से है, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से भी आप ये देख लें कि मेरा तल्लक गैपको से है, गुजरांवाला यूनिट से है, जमान का तल्लक गुजरांवाला से है, नूर दस्तगीर का तल्लक गुजरांवाला से है। तो ये जो वापडा, गैपको और जितने भी वापडा की दूसरी यूनिट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमनवेल्थ में 6 हमने मेडल जीते हैं। डेफिनेटली देखिए, वापडा में सबसे जो बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी परमानेंट जॉब है और खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं। खिलाड़ी सारा साल घर पे रहते हैं, अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं और इसके साथ साथ जो खिलाड़ियों को सहूलियात हैं कि खिलाड़ियों की प्रमोशन होती है। जो भी खिलाड़ी बेशक 5वें या 7वें स्केल में भी होता है, अगर वो कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतता है तो उसको डायरेक्ट 18वां स्केल मिलता है, सिल्वर जीतता है तो 17वां, इसी तरह 16वां स्केल, और बेशुमार खिलाड़ी ऐसे हैं जो 18वें स्केल तक जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी हैंडसम आपकी सैलरी होती है, तो फिर आपको जो खिलाड़ी होता है उसको अपने फ्यूचर की टेंशन खत्म हो जाती है, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। और इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम गवर्नमेंट इदारों से कि जितनी ज़्यादा खिलाड़ियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जितने ज़्यादा खिलाड़ियों का हम फ्यूचर सिक्योर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा गेम जो है वो तरक्की करेगी और इसमें बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान वापडा का और गैपको का है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाली हूँ आपसे कि जब से माशाल्लाह से आप सब लोग मेडल जीत के लेके आए हैं पाकिस्तान के नाम, तब से मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि भाई अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो उसमें नूर दस्तगीर, और अगर रेसलिंग में बात की जाए तो वो आप हैं। जहाँ ताकत का मुकाबला हो, गुजरांवाला के एथलीट का ही नाम सबसे पहले आता है। तो ऐसा खास क्या है वहाँ पे, आप लोग कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो माशाल्लाह सब लोग टॉप पे हैं? जी बिल्कुल, आप ये देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में जो रेसलर हैं, 3 रेसलर्स ने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता, नूर दस्तगीर ने जीता और पूरे पाकिस्तान के 8 मेडल आए हैं जिनमें 4 का तल्लक गुजरांवाला से है।
तो गुजरांवाला देखें रेसलिंग में और वेट लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पर टैलेंट मौजूद है और मोस्टली जो खिलाड़ी हैं वो लोग पहलवानी करवाते हैं और वेट लिफ्टिंग अपने बच्चों को करवाते हैं जिन्होंने खुद भी की होती है। तो ये एक अबाव इजाद से हमारा सिलसिला जो है पहलवानी का और वेट लिफ्टिंग का चलता आ रहा है। बहुत बड़े बड़े ख़ानदान है जो यहाँ पर अपने बच्चों को गेम करवाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाए। गुजरांवाला में अब जो मेरी रेसलिंग एकेडमी है वहाँ पर भी तकरीबन 100-150 के करीब हमारे साथ बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। दिन रात वहाँ पर एफर्ट होती है, मेहनत होती है। तो किसी भी गेम को परवान चढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जहाँ पर उसका टैलेंट हो, जहाँ पर लोग उस खेल को पसंद करते हो, वहाँ पर सहूलियत ज़्यादा दी जाएँ। तो मैं बस यही दुआ करता हूँ कि गुजरांवाला में एक बहुत शानदार रेसलिंग एकेडमी बननी चाहिए और वेट लिफ्टिंग में भी एक बहुत अच्छी सहूलत बननी चाहिए ताकि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आगे आएँ। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो गुजरांवाला में रेसलिंग एकेडमी बना रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर काम शुरू हो रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारे रेसलर और बहुत सारे वेट लिफ्टर मजीद निकलेंगे जो अपने मुल्क का नाम रोशन इंशाल्लाह बिल्कुल हम देखें आगे आने वाले दिनों में गुजरांवाला का मजीद नाम रोशन होगा। जिस तरह से आप बताएं कि रेसलिंग एकेडमी बन रही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत के बाद हुकूमती सतह पर क्या कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, क्योंकि इस बार कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी जीत है। तो अब आपको लगता है कि हुकूमत इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देगी एथलीट्स पे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉमनवेल्थ गेम्स में तकरीबन 1970 के बाद 2022 में 52 सालों बाद पाकिस्तान की इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिलाड़ियों ने बहुत जान लगाई है, अपना खून पसीना एक किया है, बहुत एफर्ट की है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने काफ़ी गेम्स के कैंप लगाए हुए थे, हम वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप लेकर दिया हुआ है, तो जिससे बहुत हेल्प मिली है। और इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि हमारे जो बाकी खेल हैं वो भी परवान चढ़ेंगे। जो हमारे खिलाड़ियों ने कारकर्दगी दिखाई है तो हुकूमती जो सहूलियात हैं वो इंशाल्लाह और ज़्यादा होंगी। और अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो ये है कि हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए। जितने हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल ट्रेनिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस में निखार पैदा होगा। तो बस अब उम्मीद से हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के खिलाड़ी इंटरनेशनल ट्रेनिंग करेंगे और मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन इंशाल्लाह। और हमारी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं कि इंशाल्लाह मजीद पाकिस्तान के टैलेंट इस तरह से उभर कर सामने आएंगे जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम भट्ट हमारे साथ थे और उन्होंने हमें इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। अपना उन्होंने बताया कि किस तरह की उन्होंने मेहनत की, इंजरी के बावजूद वो सिल्वर मेडल जीत के लेके आए। ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाइस फ़ख्र है। एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आगे बढ़ते हैं। जब खेलों की बात हो रही है तो इस वक्त हम बात करते हैं जी KPL की, क्योंकि 2 दिन बाद मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ हो रहा है, जिसमें क्रिकेटर्स और शायकीन फुल जोशो खरोश के साथ एक्शन में नज़र आएंगे और फिर टूर्नामेंट के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। कश्मीर पर प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक क्रिकेट लीग ही नहीं है, बल्कि अपनी जिद्दत के साथ खेलों के एतबार से पाकिस्तान का एक कौमी असासा और ख़ित्ते का दूसरा बेहतरीन ब्रांड बन चुका है। KPL सीज़न 2 13 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी और इस साल 7 टीमों के अलावा नई फ्रेंचाइज को भी जो है वो मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसमें सुपरस्टार शाहिद आफरीदी और उमर अकमल परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। हमें इवेंट में और भी क्या होगा मजीद हम बात करेंगे। हमारे पास पर गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद रावला कोट हॉक्स के वो मैनेजर हैं, उनसे पूछेंगे और जानेंगे जी मजीद क्या सूरत हाल चल रही है। टीम मैनेजर हैं हमारे साथ जी मोहम्मद अवैस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी बताइएगा, सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं KPL में, PL में, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या देखते हैं कि शायकीन किस तरह का रिस्पॉन्स देख रहे हैं उनका? इस साल थोड़ा ये कि KPL मैं कहता हूँ कि पिछली सीजन काफ़ी बड़ी है और जो शायकीन में जोशो खरोश है वो भी देखने वाला है, क्योंकि कल हम जब मुजफ्फराबाद ट्रैवल कर रहे थे तो हमने रास्ते में देखा जिस तरीके से लोगों ने हमें वेलकम कल किया है और लोग एक्साइटेड भी थे देखने के लिए कि यार कि कश्मीर प्रीमियर लीग की टीम्स यहाँ पर ट्रैवल कर रही हैं। कल वो एक फेस्टिविटी सीजन एक आपको नजर आया और जैम पैक एक आपको नजर आता है यहाँ जो होटल्स वगैरह, क्योंकि टूरिज्म में भी आपको पता ही एक फरोग होती है स्पोर्ट्स, होटल्स आपको नजर आते हैं कि फुल पैक्ड यहाँ पर हुए हैं। और जैसे कि आप भी अभी इंट्रो में कह रही थी कि एक और टीम यहाँ पर अपना शामिल की गई है KPL नाम से, जिसको लाला खुद लीड कर रहे हैं। एक जबरदस्त टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा और क्योंकि यही फायदा मैं कहता हूँ इन जैसे एरियाज खासकर कश्मीर के जो कि
दूसरे पार अगर आप देखें कश्मीर को, जिस तरीके के अपना वहाँ पर जो सिनेरियो है, इस कश्मीर में आप देखेंगे एक टूर्नामेंट खेला जा रहा है, वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर, जहाँ पर 72 कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट होगा ये टूर्नामेंट। और पिछले साल भी आपने देखा होगा जिस तरीके से इसकी हाइप बनी थी और ये ब्रॉडकास्ट हुआ, उसमें से काफी लड़के कश्मीर के लड़के आज आप देखते हैं डिफरेंट पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स में वो खेल रहे हैं। तो इन जैसे लड़कों को मैं कहता हूँ इन टूर्नामेंट से मौका मिलता है बड़े लेवल के अंदर अपना जाके परफॉर्म करने का। सही। अच्छा ये बताइएगा कि केपीएल उस टाइम पे हो रहा है जिस वक्त एशिया कप होने वाला है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो टाइमिंग्स है ये क्लैश करेगी आपस में, आपको थोड़ा सा कुछ फर्क लगेगा? देखिए जो केपीएल है उसने एशिया कप, मुझे पता है कि टाइम क्लैश के अंदर जरूर है, लेकिन आपको पता है टाइम स्लॉट होता है, क्योंकि आजकल क्रिकेट इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है कि आप देखते हैं कि क्रिकेट अपना किस कैलेंडर के तरह देखें, अब लीग क्रिकेट इतनी ज्यादा, तो जो बेस्ट टाइम आपको कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए मिला वही मिला, लेकिन इतना कोई ज्यादा खास क्लैश नहीं होगा क्योंकि 13 दिन का टूर्नामेंट है। लेकिन जैसे आपको बताया कि इस टूर्नामेंट की ऑलरेडी टूर्नामेंट होने से पहले ही जिस तरीके से लास्ट ईयर भी हाइप बनी थी, इस दफा ज्यादा हाइप है, क्योंकि हम लोगों से देखते हैं ना कि लोग पहले पाकिस्तान सुपर लीग थी, लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं या जो लोग हैं वो ज्यादातर अब कहते हैं कि यार हमने केपीएल भी खेलना है, क्योंकि एक आने बड़ी लीग बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि आप देखते हैं इसमें फेम भी है, वही बात है कि लाइव टेलीकास्ट होता है, जो लड़का परफॉर्म करता है ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसको देख रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मैं बैकअप करना चाहूंगा कि उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं इसके अंदर कश्मीर प्रीमियर लीग में क्रिकेटर्स, क्योंकि इसको अपना ऑर्गेनाइज करना और इसको मैं कहता हूँ लाइक सेकंड सीजन 2 को लॉन्च भी करना, उनकी बड़ी इसमें खिदमत है। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह जबरदस्त टूर्नामेंट होगा और एक्साइटेड भी हैं इंशाल्लाह, हम सब एक्साइटेड हैं देखने के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि सरफराज अहमद, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, वहाब रियाज समेत दीगर और बड़े स्टार्स भी इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन अब तो ये एक मैं कहूँगी कि पाकिस्तानी एक ब्रांड बन चुका है। मजीद किस तरह से इस खेल में कुछ नयापन लाया जा सकता है, जिद्दत लाई जा सकती है? देखिए इसमें आमिर भी हैं, उसके अलावा अहमद शहजाद हैं, उमर अकमल हैं, शोएब मलिक हैं, और आपको पता है शोएब मलिक पे तो वैसे भी डिबेट होती है कि उनको वर्ल्ड मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए। मैं कहता हूँ कि शायद ये टूर्नामेंट भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन पे नजर जरूर होगी इन प्लेयर्स पे कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपके पास एशिया कप अगर आप अल्लाह ना करे अगर थोड़ा बहुत खराब जाता है तो ऑब्वियसली आपकी वर्ल्ड कप पे आई है, आपकी यही कोशिश होगी लड़का परफॉर्म करे उसको हम वर्ल्ड कप के लिए उठाएं। और ये टूर्नामेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है लड़कों के लिए क्योंकि ज्यादातर लड़के हंग्री हैं वापस पाकिस्तान टीम में आने के लिए, परफॉर्मेंस इसके अंदर सबकी की जाएगी, लेकिन ये है कि इन स्टार्स के साथ मैं कहता हूँ कि जब ये यंगस्टर्स खास करके ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करते हैं, अपने आइडियाज अपनी जो एक्सपीरियंस ये लोग शेयर करते हैं यंगस्टर्स के साथ, तो एक डिफरेंट लेवल होता है यंगस्टर के, खास करके जो कश्मीरी लड़के हैं जब इन जैसे स्टार्स के साथ उठते बैठते हैं, देखते हैं उनके फिटनेस लेवल को, उनकी डाइट को वगैरह, उनको भी ये फायदा देती है। तो आपने देखा पिछले साल जमान खान था आपके लिए, आज वो लाहौर कलंदर खेल गया पाकिस्तान टीम के लिए, कैंप में भी उनका नाम आया था। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको स्लो एंड स्टडी नजर आती हैं इस रीजन से भी कि टैलेंट इस रीजन में बहुत है, क्योंकि हम लोग ट्रायल्स में भी रहे हैं, हमने देखा है सिर्फ ये कि इन लड़कों को सिर्फ ग्रुप में बचने की जरूरत है। सही। अच्छा इस बार इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे? मैं कही थी इस बार इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे टीम में? जी कौन होंगे, नाम बता सकते हैं उनका? देखिए ओवरसीज प्लेयर्स तो इस दफा नहीं है, लेकिन आप इंटरनेशनल प्लेयर्स में आप देखें शोएब मलिक आपके पास मौजूद है, आमिर हैं, अहमद शहजाद हैं जो कि आपको पता है अपने आप में एक लेजेंड है, सारे लड़के जितने आमिर वगैरह की आप बात कर लें, उमर अकमल हैं। लेकिन चीज वही मैंने आपको बताया कि सीजन इस दफा जो सा सीजन 2 बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रास्ते में जिस वक्त हम आ रहे थे तो पहले था ना, क्योंकि पहला एडिशन था, लोगों को इतना केपीएल का पता नहीं था, लेकिन अब जिसको भी आप देखो तो एक जोश उसके अंदर होता है कश्मीर प्रीमियर लीग का। जब मैं कल रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हम देख रहे थे लोगों ने अभी से कश्मीर प्रीमियर लीग की जो डिफरेंट टीम्स हैं उनकी शर्ट्स वगैरह पहन के वो लड़के फिर रहे थे बाहर, रावलाकोट हॉक्स की आप कर लें या वगैरह, तो लाइक वो चीज नजर आ रही है लोगों में। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर पेनिट्रेशन देखें तो बहुत ज्यादा रावलाकोट हॉक्स की भी है, या दूसरी टीम्स मीरपुर रॉयल्स वगैरह की आप देख लें उनकी पेनिट्रेशन है कि यार टीटी देगी। और पहला मैच 13 तारीख को रावलाकोट वर्सेस जम्मू जहांबाज का बड़ा तगड़ा मैच है, आपको पता है कि यहाँ पर हाउसफुल है, मैंने सुना है कि सारा टिकट्स वगैरह भी निकल चुकी हैं, तो इट्स अ टफ मैच, ओपनिंग मैच है। और बस आप सबसे दुआगो भी हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो खैर करे से टूर्नामेंट इंशाल्लाह। चाहे वो केपीएल हो चाहे वो पीएसएल हो, क्रिकेट के शायकीन तो हर तरफ मौजूद हैं, और चाहे कोई सा भी मैच हो क्रिकेट शायकीन तो आते हैं देखने के। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्यों, वजह क्या है कि ओवरसीज प्लेयर क्यों नहीं आ सके इस बार? देखिए आपको पता है कि बीसीसीआई हमेशा इस चीज में थोड़ा बहुत, लास्ट ईयर भी याद है आपको, उसने शोर मचाया था, और कुछ चीजें होती हैं ऑब्वियसली वो प्रेशराइज भी करते हैं कि यार कैसे आप जाते हैं तो ये क्यों नहीं जा सकते,
कि हम, आपको पता है पीछे ये भी बात स्टार्ट हो गई थी जम्मू जहांबाज के ऊपर कि जी हमारा पीओके ने, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने जी हमारी स्टेट का नाम यूज किया है। लेकिन एक मैं कहता हूँ कि इसी पॉजिटिव इमेज से, जिस तरीके से पिछले साल हुआ इस साल हो रहा है, ये पॉजिटिव एक इमेज है कश्मीर का। इसी से आपने पॉजिटिविटी उसकी उजागर करनी है और आपने दुनिया को दिखाना है कि यहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है पुरअमन कश्मीर में। और उस साइड पर अगर आप देखें तो उधर क्या हो रहा है, तो एक पॉजिटिव इमेज गया पूरी दुनिया को। आपको याद है जिन लोगों ने कश्मीर को पाकिस्तान के कभी इतना नाम सुना होगा या पिक्टोरियल व्यूज में देखा होगा, उन लोगों ने जब उनके मैच को ब्रॉडकास्ट किया, मैचेस देखे या मुजफ्फराबाद की जो खूबसूरती देखी उन लोगों ने, मुजफ्फराबाद से आगे आपको पता नीलम वैली, अलीपा वगैरह है, सारे सेक्टर्स, जब उसकी खूबसूरती देखी है तो लोगों में और थोड़ी बहुत एंथुसियाज्म हुई है कि यार इसको विजिट करना चाहिए हमें। ट्रू, नहीं ये तो है बेशक, नो डाउट कश्मीर जितना खूबसूरत है, मैं कहूँगी लाजमी लोगों को देखना चाहिए और मैचेस देखने के लिए भी जाना चाहिए, वैसे भी जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद थे, रावलकोट थे, थैंक यू सो मच। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह सब लोग जो है पुरजोश हैं मैच के लिए, और हम भी पुरजोश हैं क्योंकि क्रिकेट का शौक सबको है। और रही बात कश्मीर की, तो वाकई आप सबको कश्मीर में जाना चाहिए। कश्मीर बहुत खूबसूरत, चाहे वो अपर नीलम हो या कश्मीर कोई भी जगह हो, मुजफ्फराबाद हो, बहुत ही हसीन व्यू होता है। अगर रिलैक्स होना चाहते हैं तो लाजमी जाइए, क्रिकेट देखिए, एंजॉय कीजिए और थोड़ा सा अपनी फैमिली से रिलैक्स भी होइए। खैर, इसे एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आप छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अब बात कर लेते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल की। जैसे कल हमने आपको बताया था कि कल दोपहर में बारिश के इम्कानात हैं, और देखने में आया कि कल कराची में सही गरज चमक के साथ बारिश हुई है। और अगर आज हम कराची की बात करें तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और इस वक्त कराची की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कराची में कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और शाम 5 बजे तक यहाँ पे बारिश होने के इम्कानात हैं। आप देख सकते हैं बहरा अरब की जानिब से और भारत की जानिब से, दोनों जानिब से कराची में बादल आ रहे हैं और शाम 5 बजे तक बादल बरसने का भी इम्कान है। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो इस वक्त कराची में वैसे नमी का तनासुब जो है वो 82% तक रिकॉर्ड किया गया है। और दूसरी जानिब हम जब पंजाब की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप पंजाब में भी बादल छाए हुए हैं, मौसम खुशगवार है, जबकि गर्मी की शिद्दत भी वहाँ पे कायम है। और लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अब रुख करते हैं हमारे कैपिटल का यानी कि इस्लामाबाद की जानिब, तो वहाँ आज मौसम गर्म रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम दर्जा हरारत 25 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ गुज़िश्ता रात से बारिशों का सिलसिला जारी है, जो कि आइंदा 2 दिन तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे माहिर मौसमियात से। उवैस हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं जी इस वक्त वेदर की क्या अपडेट है। जी उवैस हैदर, वेलकम टू दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उवैस बताइएगा कि हमने कल भी देखा है कराची में कई सड़कों पे इलाकों में बारिशें थी और कई सड़कें जो हैं वो डूब गई थी और सड़कें भी टूट गई थी, तो आप बताइए आज शाम में भी हम सुन रहे हैं कि शाम 5 बजे तक बारिश के इम्कानात हैं, तो ये बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा सिंध में? देखिए, मानसून का 5वां सिस्टम का आगाज़ हो चुका है। ये 2 फेजेस में था। पहला जो इसका मरहला था वो मॉडरेट था, जो कि अब इंटेंसिफाई करके अब हम देख रहे हैं कि इसमें शिद्दत आती जाएगी, क्योंकि हवा का कम दबाव जो यानी कि गुज़िश्ता दिनों सर्कुलेशन गुजरात पर मौजूद थी, मुंबई के आसपास थी, वो अब इंटेंसिफाई करके लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरी जानिब खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का शदीद कम दबाव यानी कि वेल मार्ट लो इस वक्त सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश के पास मौजूद है, जो कि दोनों जो लो प्रेशर एरिया सिस्टम है हवा के कम दबाव ये सिंध रीजन के पास आके मिल जाएंगे, जिसके सबब हम देखेंगे कि मज़ीद बारिशों में इजाफा होगा। हम ये देखेंगे कि आज अगर ख़ास तौर पर कराची की बात करें, कराची में कल जो है तकरीबन 20 to 50 मिलीमीटर बारिश जो है कराची के डिफरेंट एरिया में रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश जो है हैदराबाद में 67 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तो हम यही देख रहे हैं कि आज भी सिंध के तकरीबन काफ़ी सारे एरियाज़ में जो है अच्छी बारिशों का इम्कान है। कराची शहर में आफ्टरनून हम देखेंगे कि डेवलपमेंट्स का आगाज़ होगा, आउटस्कर्ट एरियाज़ में बादल बनेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में बादल। तो क्या इससे अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी है? जी बिल्कुल। कराची में आइंदा आने वाले दिनों में यानी कि हम देख रहे हैं कि कल से बारिशों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, आज भी बारिशों का इम्कान है। फिर हम वीकेंड पे बारिशों में मज़ीद इजाफा देख रहे हैं, जिसके सबब
यकीनन अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। रेनफॉल अमाउंट्स इनके दीगर एरिया में बिलखुसूस कराची में भी 3 डिजिट क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि 100 प्लस रेनफॉल अमाउंट जा सकता है। 100 मिलीमीटर प्लस बारिशें हो सकती है हमारे रीजन में। उसके बाद जो है फ्लड अफेक्टेड एरियाज जो बलूचिस्तान के, वो आपके सामने वहाँ काफी ज्यादा सिचुएशन खराब है। बलूचिस्तान में 2 दिन से बारिशें हो रही हैं, गुज़िश्ता रात से ही बारिश हो रही है, तो बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल रहेगी? वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल, आइंदा आने वाले, अच्छा वीकेंड पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि एक और नया लो प्रेशर एरिया हवा का कम दबाव खलीज बंगाल से जनरेट होगा, जिसके सबब उसका जो डायरेक्ट जो है अफेक्ट वो हमारे रीजन को करने वाला है। सिंध रीजन को एक बार फिर नेक्स्ट वीक से मजीद बारिश एक्सपेक्टेड है। और बलूचिस्तान की जैसे आपने बात की कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, तो हम मजीद देखेंगे कि खुजदार रीजन, लसबेला डिस्ट्रिक्ट में मजीद बारिशें हैं। बलूचिस्तान के सदरन पार्ट में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हैं, वहाँ पे रेनफॉल अमाउंट जो है 100 to 150 मिलीमीटर और कहीं उससे ज़्यादा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन आइंदा आने वाले दिनों में वहाँ वंस अगेन ख़राब हो सकती है। तो हमारी यही गवर्नमेंट के दीगर इदारों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाए। सिंध के एरियाज़ में भी जो है तेज़ बारिशों के सबब अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग का सामना करना पड़ सकता है। नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। कीरता रेंज की अगर बात करें बलूचिस्तान में, तो वहाँ पे बारिशों के सबब हब डैम में जो है सैलाबी रेले आने का इम्कान बन सकता है, वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, नदी नालों में तुग़यानी आने का इम्कान है। सही। अच्छा, तो ओवैस ये बताइएगा कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बारिशें देखने में आ रही हैं कंपेयर करें अगर हम पिछले 2-3 सालों में, तो इसकी वजह क्या है? क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और ये हर साल अब ऐसे ही बढ़ती रहेगा सिलसिला बारिशों का, या सिर्फ इस साल हो रही हैं? आपको बताते चलें कि जो जुलाई का मंथ गुजरा है उसमें हाईली अबव नॉर्मल मानसून जा चुका है। बलूचिस्तान में जो है 400+ % जो है मानसून रिकॉर्ड किया जा चुका है। सिंध में मानसून का अराइवल जो है वो 300% प्लस जा चुका है। तो आप ये देख सकती हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है मानसून और काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन है। इसको यकीनन हम क्लाइमेट चेंजेस से जोड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया जो है उसका ग्लोबली टेम्परेचर जो है रेस करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसकी वजह से मानसून के जितने भी सिस्टम डेवलप होते हैं, बिलखुसूस खलीज बंगाल में बनते हैं या फिर हमारे बहरा अरब में बनते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलने के सबब वो हमारे रीजन को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर करते हैं। सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाने के सबब काफ़ी ज़्यादा हमारे रीजन पे बारिशों का सबब बनते हैं, सैलाबी सिचुएशन आती है। तो ये सिचुएशन जो है हम मज़ीद देखेंगे आइंदा आने वाले सीज़न में, मज़ीद जो है बारिशों में इजाफा हो सकता है। काफ़ी सारे रीजन जो है मज़ीद मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी जानिब जो है साइक्लोन जो हमारे रीजन में डेवलप होते हैं, बिलखुसूस मानसून बिफोर मानसून एंड पोस्ट मानसून, तो उसमें भी हम देखेंगे कि शिद्दत में इजाफा होगा, साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ेगी और हमारे जो साउथ एशियन रीजन है वहाँ पे साइक्लोन के आने के ज़्यादा इम्कानात बन सकते हैं। मज़ीद जो है आने वाले सालों में मज़ीद साइक्लोन डेवलप होंगे, उनकी इंटेंसिटी पहले के मुकाबले में ज़्यादा होगी। चाहिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मौजूद थे माहिर मौसमियत, उन्होंने बताया कि इस वीकेंड बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है और आइंदा आने वाले हफ्ते में भी मज़ीद बारिशों के इम्कान हैं। तो बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हम कि बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, अपनी ज़रूरियात का तमाम सामान पहले से ही घरों में लेके रख लें। और इसी के साथ ही एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अभी कुछ देर पहले आपने जानी वेदर की अपडेट की क्या सूरत हाल है। जनाब, बारिशें तो होने वाली हैं और अगर शाम में आपका कोई प्लान है कुछ करने का तो उस प्लान को थोड़ा सा तर्क कर लीजिए और पहले कर लीजिए, ताकि शाम 5 बजे से पहले पहले आप लोग घर पहुँच जाए, ताकि आपको बारिश का सामना ना करना पड़े और रोड पर कहीं आप स्टक ना हो जाएँ। खैर, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है उस जानिब हम बढ़ते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी पेश गोइयों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि सितारे क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सी मज़ीद गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं। वैसे अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले हमने अपने शो में कनान चौधरी को लिया था, जो कि बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी सारी उनकी प्रेडिक्शंस हैं वो सही भी साबित होती हैं, 90% सही साबित होती हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एक बैड लक साबित होगा, कुछ बहुत ज़्यादा सियासी हलचल हमें दिखने में आएगी, कुछ सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, जो कि हम देख भी सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी उन्होंने कहा था कि मकबूलियत में तो इजाफा होगा लेकिन कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर शायद वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि जिन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस वक्त किस तरह का एक प्रेशर बिल्ट हुआ है
शहबाज गिल की गिरफ्तारी और फिर शेख रशीद के घर पे छापा, तो ये हम सब देख सकते हैं कि वो अंडर प्रेशर आए हुए हैं। और जिस तरह के फिर तकरीर में बयानात सामने आ रहे हैं इमरान खान साहब के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, कि उनको बहुत सोच समझ के और संभल के चलना चाहिए। कल उनसा शाह ने भी बताया कि बहुत कहते हैं कि जज्बात से फैसला नहीं करना, उनको बहुत सोच समझ के फैसला करना है। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कनान चौधरी अगर मौजूद हैं तो हम उनकी जानिब बढ़ेंगे आगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि जनाब 14 अगस्त पाकिस्तान की बर्थडे भी आने वाली है, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने यही कहा था लास्ट। अब वो क्या कहते हैं ये हम उनसे जानेंगे। तो वेरी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छा उनसे बताते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम कनान भाई। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू दुनिया बोल एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। कनान भाई आप बताइए कि लास्ट टाइम जब हमारे शो में आप आए थे तो आपने कहा था कि पाकिस्तान के लिए एक बैड लक जो है वो स्टार्ट होने वाली है अगस्त में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत संभल के रहना पड़ेगा। तो क्या ये वही सिचुएशन बन रही है इस वक्त, शहबाज गिल की गिरफ्तारी और मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दिया जा रहा है, तो क्या ये वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है इस वक्त? क्योंकि इंटरनेशनली भी हमारी जो इमेज है बहुत डैमेज हो रही है। जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो आप ही के शो में आपके क्वेश्चन का आंसर करते हुए मैंने 2-3 चीज़ें कही थी। एक तो ये कि मैंने कहा था ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ जीतेगी, फिर मैंने कहा परवेज़ लाई साहब बन जाएंगे पंजाब के वज़ीर आला, और उसमें मैंने 2 चीज़ें ऐड की थी। मैंने कहा था कि जो जुलाई और अगस्त के महीने हैं ये अनलकी रहेंगे हमजा शहबाज के लिए, और मैंने आपको जिक्र किया था कि अगस्त के बाद जो टाइम पीरियड शुरू होगा सितंबर का, वो अनलकी रहेगा शहबाज शरीफ साहब के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए। अभी न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं देखता हूँ तो जैसे ही पाकिस्तान की बर्थडे गुजरेगी 14 अगस्त को, तो उसके बाद से एक तो जो इत्तेहादी हैं पीडीएम के, जो गवर्नमेंट में अभी सारी जमातें, इन लोगों के आपस में इख्तलाफात शुरू हो सकते हैं क्योंकि इनका अनलकी टाइम पीरियड का आगाज हो रहा है। फिर मैंने एक चीज का जिक्र किया था अनलकी, और एक चीज का मैंने जिक्र किया था वर्दा जी, वो ये था कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है अगस्त के बाद पाकिस्तान में, अगस्त से ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अल्लाह ना करे, और अनफॉर्चुनेटली वो प्रेडिक्शन ठीक होती भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस भी बढ़ रहा है और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो है वो सामने आ रही हैं हमारे देखने में। कनान भाई, क्या सदारती निज़ाम आने के इम्कानात हैं कि कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सदारती निज़ाम आएगा पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से अबाउट सदारती निज़ाम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसकी आप बात कर रही हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो अगले 2 से 3 महीने हैं ये बड़े क्रिटिकल रहेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, पॉलिटिकल क्राइसिस के हवाले से। और आप कह रही हैं सदारती निज़ाम, तो आता मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ जो ज़हन में आती है वो ये है कि एमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो हमें अल्लाह ना करे देखने को मिल सकती है। तो वो किसी भी किस्म की एमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है जो जनरल गवर्नमेंट से हट के होती है। इमरजेंसी हालात में जो भी सिचुएशंस बनती हैं, यू कैन नेम इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये है कि यहाँ पे मुझे अल्लाह ना करे प्रॉब्लम्स बनती हुई नज़र आ रही हैं पॉलिटिकली भी, और दूसरे लेवल पे लीगल इश्यूज भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एजिटेशंस भी हमें देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि जैसे पाकिस्तान 14 अगस्त के बाद अपने अनलकी टाइम पीरियड में एंटर होगा, तो वहाँ पर वो टाइम पीरियड होगा जब पाकिस्तान को मज़ीद मुआशी बहरान का सामना होगा, जब रुपए की कदर अल्लाह ना करे मज़ीद गिर सकती या महंगाई बढ़ सकती। अदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ऑनवर्ड महंगाई और मैशियत दोनों चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। तो अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अल्लाह ताला बेहतर करे, कि माशी सूरत हाल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरी है पाकिस्तान की, आगे क्या होगा? अच्छा, ये डॉलर थोड़ा सा भी जो है वो उसी कदर कीमत में कमी आना शुरू हुई है, रुपया थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हुआ है, तो ये कब तक रहेगा? यानी कि आगे चलेगा या अभी फिर दोबारा से डॉलर मज़ीद महंगा होने वाला है? इस पर बात करते हुए मैंने आप ही के शो में कहा था कि अगस्त का चूंकि पाकिस्तान का लकी मंथ है, बर्थडे मंथ है, तो इसलिए कुछ हम रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है ये वही रिलीफ है जो हमें थोड़ा सा मिल गया है। यहाँ पे पेट्रोल में भी हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है, डॉलर की भी प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है, रुपया थोड़ा बेहतर हुआ है। तो ये अगस्त का जो महीना है ये पाकिस्तान का चूंकि बर्थडे मंथ है, पाकिस्तान का लकी मंथ है, इसलिए थोड़ा सा रिलीफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो अल्हम्दुलिल्लाह मिला भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगस्त के बाद शायद ये रिलीफ दोबारा से मिलता हुआ हमें नजर ना आए,
अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो कैलकुलेशन बन रही मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है अगस्त के बाद दोबारा से मईशियत को जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, ये अगस्त का महीना क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भारी साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं। अच्छा, और मजीद गिरफ्तारियों के भी इम्कानात हैं, तो क्या आप कुछ बता सकते हैं कि मजीद गिरफ्तारियां होंगी? अगर होंगी तो किसकी हो सकती हैं? देखिए, मज़ीद गिरफ्तारियां जो हैं वो मुझे एक दो होती नज़र आ रही हैं। और आपका ही मुझे क्वेश्चन याद आ गया जब मैंने कहा था 7वां महीना तहरीक इंसाफ के लिए लकी है, तो आपने मुझसे पूछा था कि 8वें महीने में क्या होगा। तो ये जो 8 का अदद है जी, ये जो 8 का अदद है ये पाकिस्तान पे भी थोड़ा सा भारी है, और ये इमरान खान साहब के लिए भी थोड़ा सा अनलकी नंबर है। तो अगस्त का पूरा महीना हमें इसी तरह की चीज़ें पॉलिटिकल क्राइसिस के हवाले से, और स्पेशली अगस्त में जो डेटें 4, 13, 22 या 31 की होंगी, या 8, 17 और 26, ये जो डेट्स हैं अगस्त के अंदर, ये काफ़ी अनलकी डेट्स हैं। अल्लाह ना करे यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकता है, पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ सकता है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स तो नज़र आ रही हैं। अभी 13 को जलसा रखा है खान साहब ने, 13 अगस्त, वो भी 4 पे ऐड हो रही है डेट, 1 और 3 ये अनलकी अदद है। इसी तरह 22, 31 ये अदद भी अनलकी रहेंगे, और 8, 17 और 26 ये डेट्स भी अनलकी रहेंगी इस महीने की। तो ये थोड़ा सा तहरीक इंसाफ को टेक इट करना होगा और देख के चलना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जी हुकूमत जो है वो जिस तरह से पकड़ धकड़ कर रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि वो भी केस वगैरह करेंगे। खैर, ताला रहम करे हमारे मुल्क पे, हम एक दुआ कर सकते हैं। कनान भाई, आप हमारे साथ हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सितारों के हाल जाने बगैर आपसे ना लें? थोड़ा सा कुछ सितारों के बारे में बता दीजिए कि टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉन, या फिर अभी ये लियो का महीना चल रहा है, तो आज का दिन कैसा रहेगा इन लोगों के लिए? लियो की अगर बात करूं तो बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। लियो के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई है काफ़ी अरसे के बाद, और वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं करियर के वाले से। नई जो इनकम के वो बनते हुए लियोस के लिए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए इसी तरह कैंसेरियन की अगर बात करूं, उनके लिए भी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है उनके करियर के हवाले से, और स्पेशली उनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। तो इन दोनों स्टार्स के लिए लकी टाइम पीरियड है। एरीज की बात करूं तो थोड़ा सा रिलीफ का टाइम उनको मिला है, काफ़ी प्रॉब्लम के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था लास्ट वीक के अंदर उनकी हेल्थ भी थोड़ी बेहतर होती नज़र आ रही है। और इसके अलावा वर्गोस की अगर बात करूं तो वर्गो लोग, अच्छा, वर्गो ऐसा स्टार है जो पिछले 2-3 हफ्तों से डाइटिंग पर या फिटनेस के हवाले से बड़े एक्टिव नज़र आ रहे थे। मुझे जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो मैं बार बार यही कह रहा था वर्गोस की इतनी डाइट मत करें कि आपको अल्लाह ना करे हेल्थ को प्रॉब्लम आ जाए। तो अब भी उनकी डाइट के हवाले से चीज़ें नज़र आ रही हैं, फिटनेस पे फोकस करेंगे वर्गोस, और होपफुली वो रिकवर भी करेंगे जिन वर्गोस ने ज़्यादा डाइट से हेल्थ को नुकसान दे लिया था। अब आ जाते हैं लिब्रास की तरफ। लिब्रास की बात करूं तो उनको घर की रेनोवेशन के हवाले से कुछ अखराजात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनकी डोमेस्टिक लाइफ बेहतर होती हुई भी नजर आ रही है। सजिटेरियस का अच्छा टाइम शुरू होने जा रहा है। कैप्रिकॉन और एक्वेरियस का एजुकेशन और करियर के हवाले से अच्छा टाइम है। पाइसेस का ट्रैवल के हवाले से अच्छा टाइम है। कैप्रिकॉन और टॉरस जल्दी से टाइम की कमी। हाँ, कैप्रिकॉन और टॉरस, देखिए टॉरस की बात करूं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है, रिलेशनशिप के हवाले से भी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी। थोड़ी सी चीज़ों को लेके टॉरस को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, आजकल मैनेजमेंट इश्यू आ रहे हैं टॉरस को। इसके अलावा आपने बात की कैप्रिकॉन की, तो कैप्रिकॉन के लिए टाइम पीरियड करियर के हवाले से काफ़ी अच्छा। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गुड लक साथ दे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कनान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जी कैप्रिकॉन वालों को अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। विर्गो वाले अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, डाइटिंग के चक्कर में अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें। इसी के साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, कुछ खा पी के आइए, हम भी कुछ चाय कॉफ़ी लेते हैं। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और हम बात कर लेते हैं कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइप हो रही है वीकेंड, तो इस वीकेंड पे वैसे ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इस वीकेंड पे आ रहा है 14 अगस्त, और कराची समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। जगह जगह सब झलाली परचम नज़र आने लगे हैं, घर की छतों पे नज़र आ रहे हैं, बच्चे बड़े सब 14 अगस्त की ख़रीदारी में बाज़ारों का रुख कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि खूबसूरत स्टॉल सज गए हैं और बच्चों के लिए
चूड़ियाँ, बैजेस, कैप्स, पोनियाँ, इतनी क्यूट क्यूट स्टफ मिलता है उनका। कपड़े मिल रहे होते हैं, शर्ट्स, फ्रॉक्स, दुपट्टे, और बच्चों की क्लिप्स अगर हम देखें, चश्मे मिल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। और एक बहुत ही ख़तरनाक वाला जो एक बाजा है ना, जो पौ बोलता है, वो सबसे ख़तरनाक है, वो जिसने भी इजाद किया है वो मिल रहा होता है। तो इन शॉर्ट यानी कि जश्न आज़ादी की तैयारियाँ पूरी तरीके से जोशो खरोश के साथ चल रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मज़ीद इस हवाले से हम जानेंगे, हमारी रिपोर्टर है मरियम हमारे साथ मौजूद है, मरियम हसन, उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि कैसी तैयारियां चल रही हैं। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। ये लें, बाजे से ही शुरू हुआ। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जो है तकरीबन हर ही पाकिस्तानी जो है मुकम्मल तौर पर जोशो खरोश से जो तैयारियां जो हैं वो कर रहा है। इस वक्त भी हम गुरु बंदर पर स्टॉल्स पर मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब ज़िलाली परचम की बाहर आई हुई है। मुख्तलिफ़ किस्म की दीदा ज़ेब चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिल रही हैं, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं। बच्चे, बूढ़े और बल्कि न सिर्फ मुस्लिम कम्यूनिटी बल्कि हिंदू कम्यूनिटी की भी एक बड़ी तादाद है जिसको हम देख रहे हैं कि वो आकर जो है पार्टिसिपेट कर रही है तैयारियों में और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इंडिपेंडेंस डे के लिए। और उनका यही पैगाम है कि पाकिस्तान के बनने का मकसद भी यही था कि तमाम मोहब्बत के साथ जो है एक मुल्क तले, एक वतन के नीचे जो है वो रह सकें। यही वजह है कि इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो शहरियों में दिखाई दे रही है। और इस वक्त भी अगर कैमरामैन इमरान अली आपको मनाजिर दिखा सके तो ये आई हुई है। इस वक्त सुबह का वक्त है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, फील लाइक इस वक्त 43 है। उसके बावजूद भी जो है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आकर जो है मनपसंद टी शर्ट्स, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बैंगल्स हैं, बैजेज़ हैं और झंडे हैं और उसके साथ साथ ये खास तौर पे ये वाले बाजे भी जो हैं बच्चे बहुत मरियम, ये खतरनाक वाले बाजे भी मिल रहे हैं मार्केट में और ये बच्चे सबसे ज़्यादा खरीद रहे होंगे मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ ज़िद करके ही आ रहे हैं कि हमें ख़ास तौर पे ये वाला बाजा जो है वो दिलाया जाए ताकि वो बाजे बजा कर जो है अपनी आज़ादी का जश्न मना सकें। अलबत्ता एक गलत ट्रेंड निकल चुका है, गुज़िश्ता हम 3 या 4 साल से देख रहे हैं कि इन बाजों का ट्रेंड आ गया है जिसको हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जो है इन बाजों की मैन्युफैक्चरिंग पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। अलबत्ता बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इसके अंदर और यही वजह है पाबंदी लगाई जाए भाई, क्यों पाबंदी लगाई जाए। 14 अगस्त और एक क्रिकेट का स्टेडियम, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम ये बाजा बिला झिझक बजा सकते हैं। और मरियम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि 14 अगस्त लग नहीं रही है कि हम उसकी तैयारी पर थोड़ा सा बाजा बजा के अगर दिखा दें तो लगेगा कि 14 अगस्त की तैयारी पर। कितने का मिल रहा है ये बाजा, मुझे ये भी बताएं। देखिए बिल्कुल, जो बड़े वाले बाजे हैं वो तकरीबन 300 to 400 के दरमियान जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं और उसके हम बात करें तो जो छोटे बाजे हैं वो बच्चे जो हैं तकरीबन 100 to 150 रुपीस में जो है यहाँ से ले रहे हैं। अलबत्ता इस वक्त जो है यहाँ पर रश नहीं है, उसके अलावा जो है शाम के औकात में यहाँ पे तिल धरने की भी जो है वो जगह नहीं होती है। बहुत ज़्यादा शहरी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और आकर जो है अपनी मनपसंद अशिया जो है यहाँ से लेते हैं। सब ज़िलाली परचम जो है यहाँ से लोग जो है वो लेकर जाना नहीं भूल रहे हैं, वो लाजमी जो है वो लिया जा रहा है। कुछ लोग अपनी कार्स पे लगा रहे हैं जबकि कुछ अफराद जो हैं वो बाइक्स पर लगाकर जो है घूमते हैं और उसके साथ साथ कुछ अफराद अपने घरों पर, अपनी गलियों पर जो है ये सब ज़िलाली परचम जो है लहराते हैं और आज़ादी का इजहार करते हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जो है मोहब्बत का भी इजहार किया जाता है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से तैयारियाँ जो हैं हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आज़ादी के जश्न के लिए जो है 14 अगस्त के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मरियम। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, पीसीआर से भी रिक्वेस्ट आई है और आप ये बात ज़रूर कीजिएगा जब वापस में आप आ रही हो ऑफिस की जानिब तो ये बड़े वाले 3-4 बाजे अपने साथ लेके आइएगा। हमारे प्रोड्यूसर मुदस्सिर को भी चाहिए, शहाब को भी चाहिए, हमारे डायरेक्टर को भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। तो 4-5 बाजे बड़े वाले, छोटे वाले नहीं, बड़े वाले अपने साथ ज़रूर लेके आइएगा। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट लिए और हम बाजों का इंतज़ार करेंगे। और वैसे मैंने ये अक्सर देखा है कि बच्चों के साइज इतने से होते हैं कि वो बाजा उनसे बड़ा होता है लेकिन तब भी लेके खड़े हुए होते हैं और जिस घर में ये बाजा आ जाता है तो उस घर का सबको पता होगा कि क्या होता होगा। वो पौ से ही सुबह नींद खुलती है और पौ से ही वो रात हो रही होती है और जो इतना ख़तरनाक बाजा होता है वो कि किसी की इंतहा नहीं है। खैर, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा आबाद रखे, कायम और दायम रखे और जो भी सियासी सूरत हाल चल रही है ताला उससे हमारे मुल्क को जल्द से जल्द बाहर निकाले कि हमारे मुल्क के हक़ में जो बेहतर हो वो करे। बराए मेहरबानी इस 14 अगस्त ये दुआएँ ज़रूर कीजिएगा अपने मुल्क के लिए क्योंकि हम हैं
तो हमारा मुल्क है तो फिर हम है, और हमसे ही हमारा मुल्क, हम दुआएं करेंगे तो हमारा मुल्क हमेशा कायम दायम रहे, आमीन सुम आमीन। तो आगे बढ़ते हैं और आपको अब मिलवाते हैं शो में जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपसे किया था कि एक ऐसे रोड टैलेंट आज हमारे साथ मौजूद हैं। खैर मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, वैसे तो रोड टैलेंट ही मैं उनको कहूँगी कि वो मशहूर इस तरह से हुए रिक्शा चलाते हुए, और उनकी आवाज़ इतनी लाजवाब है कि किसी की इंतहा नहीं है। वैसे तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर है लेकिन पार्ट टाइम वो रिक्शा चलाते हैं, और मैं उनको इस बात पे बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि वो बहुत प्राउडली बताते हैं कि जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, लेकिन इस वक्त जो महंगाई की सिचुएशन है इसलिए उनको पार्ट टाइम रिक्शा चलाना पड़ता है। तो इसमें उन्होंने कोई कबाहत महसूस नहीं की बताने में, और अगर उसको इस नाम से मशहूर भी किया जाए तो उनको कोई हेजिटेशन नहीं हो रही है बताते हुए कि जी मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है, मेहनत और सच्ची लगन होनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट मोहम्मद हाशिर बलोच। उनकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि सुनने वाले जो हैं वो अपने शहर में गुम हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा भी वायरल हैं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। वाओ, बहुत खूब मोहम्मद हाशिर, इतनी सुरीली आवाज़ है आपकी माशाल्लाह, इतना अच्छा गाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफा दिया है, कुदरती आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, लेकिन आपने सीखा है कहीं से, आप सीख रहे हैं राइट? जी मैंने सीखा है, मेरे एक फ्रेंड हैं तो उनसे मेरी दोस्ती हुई स्कूल लाइफ में अपनी, तो उनके वालिद साहब को उसने सुनाया कि भाई मेरा फ्रेंड है ये गाने गाता है, तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया अपने, उन्होंने मेरे से सुना, तो फिर उन्होंने मुझे इस तरीके से सिखाया, तो उन्होंने बिल्कुल खुलूस के साथ मुझे सिखाया, मैं उनका एहसानमंद हूँ। तो बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से मुझे सिखाया, हारमोनियम पर भी उन्होंने रियाजत कराई मुझे। तो इसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता रहा अपनी। तो बचपन से यानी कि आप सीख रहे हैं। जी हाँ, जी और हाँ, कहते हैं ना कि अच्छे दोस्त भी एक ब्लेसिंग होते हैं, अगर आपके पास अच्छा दोस्त है समझे वो आपकी ज़िंदगी ज़रूर संवारने में आपकी मदद करते हैं। तो इट्स रियली इम्प्रेसिव, और जिस तरह से आपने सुर लगाया तो उससे पता चल रहा है कि बाकायदा हारमोनियम पे प्रैक्टिस है आपकी। जी हाँ बिल्कुल। आप क्लासिकल सिंगिंग की तरफ ज़्यादा हैं? जी मुझे सूफ़ी पसंद है ज़्यादा। अच्छा जी सूफ़ी जी। तो अभी आप सीख रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आपने मुझे बताया कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और रिक्शा चलाने के दौरान आपकी ये वीडियो वायरल हो गई, तो सब कहने लगे जी आप एक रिक्शा ड्राइवर हैं, और इस तरह से वीडियो वायरल हुई। तो मुझे बताएं पूरी सिचुएशन हुई क्या थी, कैसे आपकी आवाज़ जो है वो सोशल मीडिया के एक हमारे इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने सुनी, और कैसे वायरल हुए, मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगी। चलिए हुआ ये कि मैं एक जगह से जा रहा था ऑटो लेकर, तो वहाँ से मैं गुजर रहा था, एक स्टॉप पे खड़ा हुआ था, तो वहाँ पर एक अहमद यूट्यूबर है, नादिर भाई के साथ होते हैं, नादिर अली, तो उनसे अचानक मेरी हो गई मुलाकात। तो उनको कहीं जाना था रिक्शे में, तो उन्होंने बोला भाई यहाँ जाओगे, वो सदर का कहीं रास्ता बता रहे थे मुझे। एक्चुअली उनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, तो उनको मैंने गाड़ी में बिठाया, वो बोल रहे यार कोई स्पीकर वगैरह में कुछ गाने लगाओ, तो मैंने बोला मैं गाने तो नहीं है, स्पीकर तो नहीं है ऑटो में, मैं आपको गाना सुना देता हूँ। अरे वाह। तो इस तरीके से फिर मैंने गाना गाया, तो फिर उन्होंने मेरी वीडियो यही बनाई। गाना सुनाया था जी यही गाने सुनाए मैंने उनको, उनकी रिक्वायर्ड, उन्होंने जब मेरे से सुना ना तो बोल रहे हैं आप तो सज्जाद सर से तो मैच कर रही है आपकी आवाज़, तो फिर उन्होंने मेरे से यही गाने सुने, उसका एक व्लॉग उन्होंने बनाया, तो अपने सोशल मीडिया उन्होंने पेज पे उसको अपलोड किया, और इस तरह से आप रातों रात स्टार बन गए, वायरल हो गए, राइट? अच्छा तो कैसा फील हुआ एकदम से सुबह जब उठे, कुछ पता चला, लोगों के फ़ोन कॉल्स आए या ऑफिस में गए तो पता चला कैसे, यानी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, हमें बाद में पता चल रहा होता है। जी ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, मुझे नहीं पता था कि इतनी वायरल हो जाएगी वीडियो, और बिल्कुल भी एक होता है ना, मैं सुबह उठ के हैरान हो रहा हूँ, रात को इतनी कॉल्स आई हुई है मेरे मोबाइल पे लोगों की, और लोग मुझे बहुत से प्रोग्राम में इनवाइट भी कर रहे हैं कि अच्छा, आप अब कर रहे हैं, पहले कर रहे थे या अब करना शुरू हुए? नहीं, जब मेरी वायरल हुई थी वीडियो, तो उसके दौरान से ही मुझे लोग बोल रहे थे कि आप आएँ प्रोग्राम इवेंट में आए, वो करें, तो इस तरह से मेरी हुई, और बहुत खुशी हुई। मैं बिल्कुल इनका एहसानमंद हूँ अहमद भाई का कि उन्होंने मेरा ब्लॉग बनाया और इस तरीके से मेरी वीडियो वायरल करी। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? मैं अपने एज ए करियर अपनी सिंगिंग टैलेंट को ही परस्यू करना है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, वो भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है ग्राफिक डिज़ाइनर भी। देखें ग्राफिक डिज़ाइनर तो मेरा काम है, वो तो मैं करता हूँ, लेकिन सिंगिंग ऐसी फील्ड है, इसको मैं बिल्कुल आगे ले जाना चाहता हूँ
अपनी फील्ड से जोड़ना चाहता हूँ इसको, और इसीलिए मैं बचपन से सीख भी रहा हूँ। मुझे बहुत लगन है, एक होती है लगन, एक होता है जनून, वो है मुझे, जुनून है, जुनून है बिल्कुल। चलें 14 अगस्त के हवाले से कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल सुनाता हूँ। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। वाओ, बहुत खूब। अच्छा, आपकी आवाज़ वाकई सज्जाद अली से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, तो कुछ आपने कुछ उनको तरीका देख के ही सीखा है या नेचुरली ऐसा है, या आप उनकी तरह बनाकर आवाज़ उस तरह से गाना पसंद करते हैं? एक्चुअली ऐसा हुआ था, जब छोटा था मैं, तो जगह जगह पे गाने चल रहे होते थे, उसको सुनना बचपन से ही सुर सेंस आ गया था मेरे अंदर। तो इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब, तो उन्होंने एक डेक पर गाना चलाया, हर ज़ुल्म तेरा याद है। मेरा पहला गाना था, ज़िंदगी में पहली बार ये गाना मैंने सुना और मैं बिल्कुल गुम हो गया था। अच्छा। जहाँ बैठा हुआ था मैं वहाँ नहीं था, मैं पता नहीं कहीं और था। वाह। इस गाने को मैंने सुना, उसके बाद इसको गाया मैंने, इतना नहीं सुना, सुना था उस वक्त, नया नया सुना था मैंने, तो वो गाना मैंने लोगों को सुनाया तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के भी गाने गाता हूँ और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के भी गाने गाता हूँ, तो इस तरीके से सब कुछ गाता हूँ, लेकिन सूफ़ी मुझे ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा पसंद है, और आपकी आवाज़ ही माशाल्लाह मुझे लगता है कि सूफीज़म पे ज़्यादा मैच करती है, हिप हॉप पे शायद इतना नहीं लगेगी, क्योंकि एक होता है ना कि एक नेचुरली भी आपकी ऑडियो की आवाज़ जो है आपकी उस तरह से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हाशिर, हमारे शो में आए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारी दुआ है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। हम दुआ करते हैं आपके लिए कि आप मज़ीद आगे बढ़ें और एक नए सिंगर, एक नए टैलेंट उभर के हमारे पूरे मुल्क के सामने आए। जाते जाते आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, हमारे शो का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 9 बजे। देखते रहिएगा दुनिया बोल है, लेकिन मोहम्मद हाशिर हमारे साथ है, तो हम गाने की एंडिंग एक खूबसूरत गाने के साथ करेंगे, क्योंकि जब हाशिर हैं थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा लिया जाए। तो जी हाशिर, आप गाना सुनाएं और आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़। जी, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।